वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियो FM 143। वहीं दूसरी तरफ सुधीर लगातार अपनी गहरी नजरों से दिव्यांश की तरफ देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? अब तू अपनी डॉल लेने के लिए मेरे पास नहीं आएगा क्या? अब तुझे तेरी रेड नहीं चाहिए? देख, तेरी रेड मेरे पास है, मेरे हाथों में है। देख, मैं इसे टच कर रहा हूँ, कैसे प्यार से टच कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो उसकी डॉल को बहुत ही अजीब तरीके से छू रहा था। दिव्यांश का चेहरा पूरी तरह से कांप रहा था। उसके जबड़े एकदम कसे हुए थे और उसकी स्किन अंदर की तरफ हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसका गुस्सा देखकर सुधीर हंसा और बोला, ओ ले, पागल को गुस्सा आ रहा है। पर पागल का गुस्सा किस काम का? क्योंकि पागल कुछ कर तो सकता नहीं, उसके हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। फिर मैं बेशक से इस डॉल के साथ कुछ भी करूं, लेकिन सोच, अगर मैं तेरी इस डॉल के कपड़े उतार दूं तो तेरी डॉल तो नंगी हो जाएगी, मतलब तेरी रेड नंगी हो जाएगी। ये बोलकर उसने उस डॉल के कपड़ों को खींच दिया तो वो डॉल अब बिना कपड़ों के रह गई। दिव्यांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। इस वक्त उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था। गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और अब उसकी आंखें ऊपर की तरफ भी चढ़ रही थी। सुधीर ने अब बिना कपड़ों की उस डॉल को अपने हाथों में घुमाया और बोला, क्या करूं तेरी इस डॉल का? इसे एक बार हवा में उछालूं क्या? देखता हूं ये इस बार मेरे हाथों में आएगी या फिर मुझसे कैच मिस हो जाएगा। ये बोलकर उसने तुरंत उस डॉल को ऊपर की तरफ उछाला और फिर खुद जानबूझकर अपने हाथ पीछे की तरफ कर लिए, जिससे वो डॉल नीचे जमीन पर गिरी। दिव्यांश को ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट रुक गई हो। वो एक बार फिर जोरों से चिल्लाया, रेड। इस बार उसका चिल्लाना सुनकर सोना, जो दिव्यांश को पहले ही पागलों की तरह ढूंढ रही थी और उसके लिए बेचैन हुए जा रही थी, उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वही राजू को भी दिव्यांश की आवाज़ अच्छे से सुनाई दी। वो भी तुरंत उस सेल की तरफ आया जहाँ पर उन पेशेंट को रखा जाता था, जो पेशेंट किसी और के साथ रखने लायक ना हो, जिसकी मेंटल हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो, जिससे दूसरे पेशेंट को जान का खतरा हो। वो दोनों भागते हुए उस सेल की तरफ आ रहे थे। वही सुधीर ने अब डॉल के ऊपर अपना पैर रखा और बोला, क्या मैं तेरी इस डॉल की जान ले लूं? दिव्यांश उसकी इस बात पर बुरी तरह से तड़प उठा। उसने अपने हाथों की मुठियां एक बार फिर से कस ली और फिर अपना पूरा जोर लगाने लगा। सुधीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, साले जोर लगा रहा है, तेरे अंदर इतना जोर है भी क्या? खाना छोड़, तू तो दवाइयां भी पूरी तरह से नहीं खाता, तो तेरे अंदर क्या ही जोर होगा। एक लगाऊंगा तेरे कान के नीचे तो तेरा सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाएगा और फिर तेरी इस डॉल को भी मैं अच्छे से कुचल दूंगा। ये बोलकर उसने अब अपना पैर और भी ज्यादा जोर से उस डॉल पर रखा और उसे बुरी तरह से कुचलने लगा। अगले ही पल दिव्यांश गुस्से से जबड़ा कसते हुए एक बार फिर से चिल्लाया, हे। और फिर दूसरे ही पल उसकी वो जंजीर एक झटके से टूट गई और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर सुधीर की तरफ दौड़ा। उसने अपना पैर जोर से सुधीर के सीने पर मारा तो सुधीर लुढ़कते हुए पीछे की तरफ गिरा और उसके संभलने से पहले ही दिव्यांश उसकी तरफ आया और उसने अपने हाथ पर उस जंजीर को रोल करते हुए गोल गोल घुमाया और फिर सुधीर के चेहरे पर जोरदार पंच जड़ने लगा। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरी रेड को मारेगा तू? मेरी रेड को मारेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्यांश रावत की रेड को हाथ लगाने की? साले, तू मारेगा दिव्यांश रावत की रेड को? तू मेरी रेड को हाथ लगाएगा? तूने उसके कपड़े उतारे? ये बोलते हुए वो लगातार उसके चेहरे पर पंच जड़े जा रहा था। तभी उस सेल का दरवाजा खुला और सोना के साथ राजू अंदर की तरफ आया। हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ भी अब तक वहां पर पहुंच चुका था। सोना जैसे ही अंदर की तरफ आए, उसका पैर उस डॉल पर लगा जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसे देखकर सोना ने अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली। उसने तुरंत उस डॉल को उठाया और अच्छे से साफ किया। वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी अंदर की तरफ धंस गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी शेप को भी ठीक नहीं किया जा सकता था। सोना ने उस डॉल की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था सुधीर। ये बोलकर अब उसने सुधीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे से खून तेजी से बह रहा था। दिव्यांश के हाथ पर जंजीर थी, जिससे सुधीर के चेहरे पर बहुत ज्यादा जोर से लग रही थी और उसके चेहरे पर गहरे जख्म बनते जा रहे थे। सोना अब जल्दी से दिव्यांश के पास आए और उसे कंधों से पकड़कर बोली, छोड़ दो उसे दिव्यांश, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी डॉल को। देखो, तुम्हारी रेड बिल्कुल सही सलामत है। ये रही तुम्हारी रेड मेरे पास। हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसे अच्छे से ठीक कर देंगे। ये बोलकर उसने दिव्यांश के सामने उस डॉल को किया तो दिव्यांश का हाथ एकदम से रुक गया। उसकी गहरी लाल आंखें अब अपनी डॉल पर चली गई।
उसने तुरंत उस डॉल को पकड़ा और अपने सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी रेड को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी रेड सिर्फ मेरी है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरी रेड के कपड़े कहाँ हैं? ये बोलते हुए उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे अपनी डॉल के कपड़े कहीं नजर नहीं आए, तो उसने एक झटके से अपनी शर्ट को फाड़ दिया और फिर उसे ही उस डॉल पर लपेटने लगा। ये सब देखकर सोना के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। एक तरफ सुधीर जैसे लोग थे जो खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते थे, और ऐसे लोगों की मानसिकता ये थी कि वो एक डॉल के कपड़े उतार कर किसी इंसान के इमोशंस के साथ खेल रहे थे। और दूसरी तरफ दिव्यांश था जो एक डॉल को भी अपने कपड़ों से ढक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। राजू आगे की तरफ आया और सुधीर की तरफ देखते हुए बोला, साले ये तूने क्या किया? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू दिव्यांश को यहाँ पर लेकर आया और उसकी डॉल के साथ इतनी घटिया हरकत की? तुझे पता है ना वो अपनी डॉल के लिए कितना पागल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सोना जोर से चिल्लाए, पागल नहीं है वो, खबरदार अगर उसे पागल कहा तो। पागल इस घटिया इंसान जैसे लोग होते हैं जो दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझते हैं। पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की धमकी दी थी सुधीर, लेकिन अब तुम देखोगे कि सोना मित्तल क्या चीज है। अगर तुम्हें जेल की हवा नहीं खिलाई तो मैं भी सोना मित्तल नहीं। ये बोलकर अब वो दोबारा दिव्यांश की तरफ देखने लगी जो अपनी डॉल को अपने कपड़ों में लपेट रहा था। वो उसे प्यार से पुचकार रहा था, कभी उसे चूम रहा था तो कभी उसे अपने सीने से लगा रहा था। उसे यूं देखकर सोना को अपने सीने में तकलीफ महसूस हो रही थी। राजू के साथ बाकी स्टाफ ने सुधीर को बाहर की तरफ निकाला और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे एम्बुलेंस में बिठाकर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर, जहां पर नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था। वही मेंटल हॉस्पिटल का बाकी सारा स्टाफ भी वहां से हट चुका था। अब उस सेल में सिर्फ दिव्यांश और सोना थे। सोना ने दिव्यांश का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसकी तरफ देखते हुए बेहद गहरी आवाज में बोली, इतना प्यार करते हो तुम अपनी रेड से? दिव्यांश उस डॉल को अपने सीने से लगाकर ही बोला, बहुत ज्यादा। मेरी रेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस गंदे आदमी ने मेरी रेड को गंदी तरह से छुआ। मेरी रेड की हालत खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मुझे मेरी रेड को पूरी तरह से ठीक करना है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। सोना ने उस डॉल की तरफ देखा जहां उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी इस डॉल को ठीक करके ला दूंगी, तुम ये मुझे दो। मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारी रेड पूरी तरह से ठीक। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने उस डॉल को पूरी तरह से पीछे की तरफ खींचा और अपने सीने में छुपाते हुए बोला, नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपनी रेड किसी को भी नहीं दूंगा। मेरी रेड सिर्फ मेरी है, वो मेरे साथ रहती है। अगर उसे मुझसे दूर लेकर जाओगे तो उसे कुछ होने लगता है। मेरा भी उसके बिना मन नहीं लगता, तो मैं तुम्हें अपनी रेड नहीं दूंगा। उसकी इस बात पर सोना अब परेशान होने लगी थी कि वो बिना उस डॉल को लिए कैसे ही उसे ठीक करेगी। अगर उस डॉल को ठीक करना है तो उसे दिव्यांश से वो डॉल तो लेनी ही पड़ेगी। दिव्यांश की बात पर सोना अब परेशान होने लगी थी कि वो बिना उस डॉल को लिए कैसे ही उसे ठीक करेगी। अगर उस डॉल को ठीक करना है तो उसे दिव्यांश से वो डॉल तो लेनी ही पड़ेगी। उसने दिव्यांश की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे ये डॉल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वहां पर जाकर मैं तुम्हारी डॉल को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे ना? दिव्यांश उसकी बात पर कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद मित्तल हाउस। सोना की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली और जल्दी से दिव्यांश की तरफ आई। उसने दरवाजा खोला तो दिव्यांश तुरंत बोला, मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलना आता है। उसकी बात पर सोना मुस्कुराए और सोचने लगी कि दिव्यांश जब गाड़ी में बैठा था तब भी उसने अपने आप ही गाड़ी का दरवाजा खोला था, मतलब उसे गाड़ी की आदत तो है। शायद उसकी इस हालत से पहले उसके पास गाड़ी होगी, या फिर हो सकता है वो किसी का ड्राइवर भी हो, क्योंकि अगर उसके पास उसकी फैमिली होती या फिर वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता तो वो लोग दिव्यांश के बारे में पता लगाने की कोशिश तो करते। लेकिन 1 महीना होने को आ गया था और आज तक उसने दिव्यांश के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यूं ही तुम्हारे लिए दरवाजा खोलना चाहती थी, क्या मैं नहीं खोल सकती? दिव्यांश अपना चेहरा ना में हिलाकर बोला, नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरी गार्ड तो नहीं हो जो मेरे लिए दरवाजा खोलोगी, ये काम तो गार्ड्स का होता है।
जब मेरे गार्ड्स मेरे लिए दरवाजा खोलते थे तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकता था क्योंकि उनका काम था, आपका नहीं है, इसलिए आप ये काम मत करना। आप बस मुझे मेरी डॉल ठीक करके दे दो। ये बोलकर उसने अपनी डॉल को एक पल के लिए आगे किया, लेकिन सोना उसे हाथ लगाती उससे पहले ही दिव्यांश ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और बोला, मेरे हाथ में ठीक कर दो। उसकी बात पर सोना के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। भला वो उसके हाथ में उस डॉल को पड़े पड़े कैसे ही ठीक कर सकती थी। वो मुस्कुराए और बोली, हाँ हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम पहले अंदर तो आओ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पहले मैं फ्रेशन अप होऊंगी और फिर हम दोनों खाना खाएंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारी डॉल ठीक कर पाऊंगी। अब तुम प्लीज़ खाना खाने से मना मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, तुम्हारी इस डॉल को ठीक कर रही हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। दिव्यांश ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। सोना मुस्कुराए और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ आ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र उसके डैड पर गई, जो वहां सोफे पर बैठे थे और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सोना का इंतजार कर रहे थे। सोना हंसकर बोली, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि रात को न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है डैड। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रात को टाइम से सो जाया कीजिए, लेकिन आप है कि मेरा इंतजार करते रहते हैं और ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। ये बोलते हुए वो उनके पास आई। उसके डैड मिस्टर मित्तल मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें क्या ही बताऊं कि कितनी बुरी आदत लगी है मुझे ये न्यूज़पेपर पढ़ने की, पर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं रात को तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मुझे न्यूज़पेपर रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं रात को पढ़ता हूँ, पर तुम ये बताओ कि ये कौन है। ये बोलते हुए उन्होंने सामने दिव्यांश की तरफ देखा। इस वक्त दिव्यांश की जो हालत थी, साफ पता चल रहा था कि वो सोना के हॉस्पिटल का कोई पेशेंट है। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके चेहरे पर 2-4 चोटों के निशान भी थे। सोना मुस्कुराए और बोली, ये दिव्यांश है डैड। उसकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, जैसे उन्होंने ये नाम पहले भी सुना हो। वहीं दूसरी तरफ टेबल पर वो न्यूज़पेपर पड़ी थी जो अभी अभी मिस्टर मित्तल पढ़ रहे थे, और उसकी हेडलाइन पर ही था कि दिव्यांश रावत को ढूंढने वाले को पूरे 50 करोड़ का इनाम। सोना अपने डैड के एक्सप्रेशंस देखते हुए बोली, क्या हुआ डैड, आप ऐसे दिव्यांश को क्यों देख रहे हैं। मिस्टर मित्तल कुछ सोचते हुए बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सोना तुरंत बोली, सच में ऐसा है क्या डैड? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं ना, आपने दिव्यांश को पहले कहाँ देखा है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से दिव्यांश की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस देखकर सोना तुरंत बोली, रहने दीजिए डैड, मुझे कुछ नहीं जानना। आप एक काम कीजिए, आप जाए अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं दिव्यांश के साथ खाना खा लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन के लिए दिव्यांश यहीं पर रहने वाला है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ मना मत कीजिएगा डैड। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो मिस्टर मित्तल साफ महसूस कर सकते थे। उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, आई होप दिव्यांश जल्दी ठीक हो जाए। सोना की आंखों से आंसू बह गए। वो रोते हुए बोली, वो ठीक है डैड, बस उसकी जिंदगी में जो लोग आए वही गलत है। मेरा बस चलता तो मैं उन लोगों को छोड़ती नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें मिस्टर मित्तल की तरफ उठा दी थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल समझ गए थे कि सोना के दिल में दिव्यांश के लिए क्या है। एक गहरी सांस लेकर वो वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। उनका दिमाग अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर उन्होंने दिव्यांश को कहाँ पर देखा है। वही सोना की नज़रें अब दिव्यांश पर थी, जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। सोना उसके सामने आकर खड़ी हुई तो दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप मेरी डॉल कब ठीक करोगी? आपने तो कहा था कि आप फ्रेश होकर खाना खाकर मेरी डॉल ठीक करोगी, लेकिन आप तो अपनी बातों में लगे हुए हो। प्लीज़ आप बाकी सब कुछ बाद में कर लीजिएगा ना, पहले मेरी डॉल ठीक कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सोना हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी डॉल ठीक करूंगी तो मैं तुम्हारी डॉल अच्छे से ठीक करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई। उसने वहां पर अपना पर्स रखा और फिर वॉशरूम में आई। वही दिव्यांश चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। तकरीबन 5 मिनट बाद ही सोना बाहर की तरफ आई। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा मतलब है तुम बैठ जाओ ना। दिव्यांश ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गया। सोना अब किचन में आई। सर्वेंट खाना बनाकर रख जाती थी, लेकिन उसे गर्म सोना खुद ही करती थी। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। अब वो एक बार फिर से दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आओ जल्दी से इधर आओ दिव्यांश, खाना लग गया है।
दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। सोना ने एक वेट नैपकिन लिया और उसके हाथों को अच्छे से क्लीन करने लगी। दिव्यांश की कलाइयों पर छोटे छोटे जख्म थे जो जंजीरों को खींचने की वजह से बने हुए थे, लेकिन वो अभी उन पर दवा नहीं लगा रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे दिव्यांश के जख्म और उसकी डॉल को कैसे ठीक करना है। वो अब उसके सामने बैठी और उसने दिव्यांश को खाना परोस कर दिया तो दिव्यांश अपने एक हाथ में डॉल पकड़कर अपने दूसरे हाथ से खाना खाने लगा। उसे एक हाथ से खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो अपनी डॉल को साइड में नहीं रख रहा था और सोना ने भी अब उसे उस डॉल को साइड में रखने के लिए नहीं कहा। उसने दिव्यांश की हेल्प करने के लिए खुद से निवाला बनाकर दिव्यांश के होठों की तरफ बढ़ाया तो दिव्यांश अपना चेहरा ना में हिलाकर बोला, मैं खुद से खा लूंगा। ये बोलकर उसने अब और भी ज्यादा अच्छे से खाना खाना शुरू किया तो सोना ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुराए। तकरीबन 10 मिनट में उनका खाना खत्म हो चुका था। वो अब किचन में आए और आकर उसने दिव्यांश के लिए एक गिलास दूध बनाया। आखिर में उसने नींद की 2 गोलियां उस दूध में डाली और बोली, सॉरी दिव्यांश, लेकिन ये करना जरूरी है। ये दवाइयाँ मेरे डैड की है। उन्हें नींद नहीं आती तो मैं उन्हें यही दवाइयाँ देती हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हें देनी पड़ रही है क्योंकि ऐसे तो ना तुम मुझे अपने जख्मों को ठीक करने दोगे और ना ही अपनी डॉल को, और तुम्हें ठीक करने के लिए इन दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये बोलकर उसने चम्मच से दूध को हिलाया और फिर बाहर की तरफ आ गई। दिव्यांश ने दूध को देखते ही मुंह बनाया और बोला, मुझे दूध नहीं पसंद। सोना उसके सामने बैठी और बोली, पर तुम्हें ये दूध पीना पड़ेगा। अगर तुम इस दूध को फिनिश करोगे तभी मैं तुम्हारी डॉल को ठीक करूंगी। दिव्यांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, आप तो ब्लैकमेल करती हो डॉक्टर, ये गलत बात है। मैंने भी अपनी रेड के साथ ऐसे किया था, लेकिन मेरी रेड तो मुझे छोड़कर ही चली गई थी क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा दूसरों को प्यार करती थी, पर मैं अपनी रेड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे मैंने जाने दिया, लेकिन इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, इसलिए इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये बोलकर उसने उस डॉल को अपने सीने से लगाया और फिर दूध का गिलास खाली कर दिया। उसकी बातों को सोना गौर से सुन रही थी। मतलब दिव्यांश ने अपनी रेड को ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन किस लिए? जहां तक वो दिव्यांश को जानती थी, दिव्यांश यूं ही कोई वीडियो या पिक्चर्स पर ब्लैकमेल करने वाला इंसान तो नहीं था। फिर किस तरह की ब्लैकमेलिंग? और उसकी रेड ने उसके ऊपर दूसरों को क्यों चुना? ये सवाल अब उसके दिमाग में घूम रहा था। तकरीबन 5 मिनट बीते और अब दिव्यांश की आंखें भारी होने लगी थी। सोना ने उसके पूरी तरह नींद में जाने से पहले ही उसे संभाला और बोली, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, वो नींद में जाने लगा था। उसने अपना हाथ सोना के कंधे पर रखा और सोना उसे लेकर अब अपने रूम में आ गई। उसके घर में 3 ही रूम थे, एक उसके डैड का, दूसरा उसका और तीसरा यूं ही गेस्ट रूम था, लेकिन वहां पर ना सोना को नींद आती थी और ना ही उसके डैड को। उसने फिलहाल दिव्यांश को बेड पर अच्छे से लेटाया और उसके बगल में बैठकर उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी डॉल ठीक कर दो ना। सोना उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, अभी ठीक कर दूंगी दिव्यांश, आप आराम से सो जाए। दिव्यांश ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, जब तक मेरी डॉल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं सोऊंगा। ये बोलकर उसने अपना चेहरा एक तरफ कर दिया। वो बोल रहा था कि वो नहीं सोएगा, लेकिन बोलते बोलते ही वो नींद में चला गया था। सोना का हाथ अभी भी उसके गाल पर था और वो बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। ना जाने अचानक ही उसके मन में क्या आया, वो उसके चेहरे पर झुकी और अगले ही पल उसने अपने होठों को दिव्यांश के माथे पर रख दिया। उसकी हार्टबीट इस वक्त बेहद फास्ट चल रही थी और उसका हाथ दिव्यांश के सीने पर था, जहां वो उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को भी महसूस कर सकती थी। जैसे ही सोना ने दिव्यांश के माथे पर अपने होंठ रखे, उसे अपनी हार्टबीट फास्ट होती हुई महसूस हुई। उसका हाथ दिव्यांश के सीने पर था, जिससे वो उसकी धड़कनों को भी महसूस कर सकती थी और इस वक्त दिव्यांश की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। सोना ने अब अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे दिव्यांश, और मैं ये बात मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली बोल रही हूँ। मेंटली तो तुम पूरी तरह से ठीक हो, बस तुम्हारी ये वीकनेस जो तुम खाना नहीं खाते हो वो भी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन अभी भी तुम जैसे हो बहुत प्यारे हो दिव्यांश। ये बोलते हुए वो उसके गाल को और भी ज़्यादा प्यार से सहला रही थी। अब वो अपनी जगह से उठी और सामने कैबिनेट की तरफ गई। उसने वहां से मेडिकल बॉक्स निकाला और फिर वापस दिव्यांश के पास आई। दवाई लगाने से पहले दिव्यांश के हाथों पैरों को अच्छे से धोना जरूरी था, तो अब वो वापस किचन में आई। उसने एक बाउल में पानी लिया और फिर दिव्यांश के पास आकर एक बड़े से रुमाल के साथ उसके हाथों पैरों को साफ करने लगी। वो उस रुमाल को पानी में भिगोते हुए उसे अच्छे से निचोड़ती और फिर दिव्यांश के हाथों पैरों की मिट्टी को साफ करती।
जहां जहां पर दिव्यांश के हाथों पैरों पर जख्म हुए थे वहां पर खून सूखा हुआ था, जो अब सोना ने अच्छी तरह से साफ कर दिया था और अब वो उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी थी। कुछ ही देर में उसने दिव्यांश के जख्मों पर तो दवा लगा दी थी, लेकिन अभी उसकी डॉल को ठीक करना बाकी था। उसने दिव्यांश के सीने पर रखी हुई उसकी डॉल को उठाया और फिर उसे अच्छे से देखने लगी। उस डॉल का हाल कुछ ऐसा हो चुका था कि अब उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए सोना ने उस डॉल को अपने साथ लिया और फिर घर से बाहर निकली। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी अब नासिक की सड़कों पर घूम रही थी। कुछ देर बाद वो एक टॉय शॉप के बाहर पहुंची जो बंद थी, लेकिन तभी एक आदमी बाहर आया और सोना की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक तो है ना सोना दीदी? आपने मुझे आधी रात को ये शॉप खोलने के लिए कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सोना ने मुस्कुराकर अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मुझे बस एक डॉल चाहिए थी, अगर जरूरी नहीं होता तो आपको आधी रात को परेशान नहीं करती। ये बोलकर वो उस आदमी के साथ उस शॉप के अंदर आ गई। उस शॉप पर तरह तरह की डॉल रखी थी, लेकिन जो डॉल दिव्यांश के पास थी और वो डॉल अब सोना के हाथ में थी, उसके साथ की कोई भी डॉल सोना को वहां पर नजर नहीं आ रही थी। सोना ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो आदमी पिंटू सोना की तरफ देखते हुए बोला, माफ कर दीजिए दीदी, लेकिन ये डॉल तो आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी। सोना तुरंत बोली, तो फिर कहाँ मिलेगी? पिंटू कुछ सोचते हुए बोला, शहर से बाहर एक दुकान है, काफी बड़ी है, वहां पर आपको ये डॉल मिल तो जाएगी, लेकिन आपका आधी रात को वहां पर जाना कुछ ठीक नहीं होगा। थोड़ा सुनसान इलाका है और अब तो रात का वक्त है। उसकी बात पर सोना के चेहरे पर भी परेशानी झलकने लगी थी। पिंटू एक बार फिर से बोला, लेकिन अगर आप वहां पर जाना चाहती है तो मैं उस आदमी को कॉल कर दूंगा, वो आपके लिए आधी रात को भी दुकान खोल देगा। सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, तुम कॉल कर दो और मुझे उसका नंबर भी भेज दो, मैं वहां पर जाऊंगी। ये बोलकर अब वो बाहर की तरफ निकली और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर की तरफ चल दी। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था और कहीं कहीं पर तो रास्ता बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था, लेकिन जैसे तैसे सोना उस दुकान पर पहुंची। उस आदमी ने सोना के पहुंचने से पहले ही दुकान खोल रखी थी और पिंटू ने उसे उस डॉल की पिक्चर भी भेज दी थी जो सोना वहां पर लेने आई थी। जैसे ही सोना ने उस डॉल को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी रात को भी दुकान खोली। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हमारा तो काम है खुशियां बांटना, बच्चे टॉय से कितने खुश होते हैं हम जानते हैं, और इस काम के लिए मैं भला कैसे ही मना कर सकता था। सोना मुस्कुराए और बोली, सच में दिव्यांश बच्चा ही तो है, कितना नाजुक दिल है उसका, लेकिन पता नहीं किसने खेलते खेलते तोड़ दिया। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। उसने उस आदमी को पूरे 10,000 दिए। वो आदमी जल्दी से बोला, लेकिन ये डॉल तो सिर्फ 1,000 की है। सोना मुस्कुराए और नमी भरी आंखों के साथ बोली, लेकिन खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। ये बोलकर वो उस डॉल को लेकर अपने साथ निकल गई। वो डॉल तो दिव्यांश की डॉल की तरह थी, लेकिन उसके कपड़े अलग थे। ये वो कपड़े नहीं थे जो दिव्यांश की डॉल ने पहने हुए थे। सोना रात के तकरीबन 3:30 बजे घर पहुंची और आते ही वो पहले दिव्यांश के रूम में आई, जहां पर दिव्यांश अभी भी आराम से सोया हुआ था। सोना ने उसे नींद की गोलियां दी थी तो वो उसे 8 बजे से पहले तो जगाने नहीं वाली थी। अब वो जल्दी से अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल उसने वहां से अपनी एक लाल कुर्ती को निकाला और दिव्यांश की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसके कदम अब रूम से बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। बाहर आकर वो सीधा स्टोर रूम में आए और फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। सामने ही उसे कपड़े सिलने वाली मशीन रखी नजर आई। वो तुरंत उस मशीन के पास आए और अब वो अपनी कुर्ती से कपड़ा काटकर दिव्यांश की डॉल के लिए कपड़े सिल रही थी, क्योंकि वो कुर्ती उस ड्रेस से बिल्कुल मैच होती थी जो दिव्यांश की डॉल ने पहन रखी थी। कुछ ही देर में उसने दिव्यांश की डॉल के लिए एक परफेक्ट ड्रेस को सिल दिया था। वो अब उस डॉल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी जो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे दिव्यांश की रेड। उस डॉल को लेकर अब वो दिव्यांश के पास आए और उसने बड़े ही प्यार से उसकी डॉल को उसके पास लिटा दिया। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आई होप अब तुम्हारी इस रेड को कुछ ना हो, ये हमेशा तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुम्हारी कमजोरी बनकर नहीं दिव्यांश, तुम्हारी ताकत बनकर। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराए और उसने दिव्यांश के चेहरे पर झुककर एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया था, और इस बार और भी ज्यादा शिद्दत से। अब वो जाकर आराम से सोफे पर लेट गई। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसमें अपने कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। वैसे भी सुबह के 5 बज चुके थे। अब उसके पास अपनी नींद पूरी करने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे ही थे। सुबह के लगभग 8:30 बजे दिव्यांश की आंखें खुली और उसने तुरंत अपने आसपास देखा। जैसे ही उसकी नज़र उसकी डॉल पर गई, उसका चेहरा एकदम से खिल गया।
वो उस डॉल को अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरी रग ठीक हो गई, मेरी रग पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके कपड़े, उसकी चोट, सब कुछ ठीक हो गया। ये सब पक्का सोना मैडम ने किया होगा। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। वो सोना को ढूंढ रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ बर्तनों की आवाज़ आई तो वो तुरंत बाहर की तरफ आ गया। उसकी नज़र सामने सोना पर गई जो किचन में खड़ी थी और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। दिव्यांश किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ तो सोना की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। दिव्यांश को देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फिलहाल थोड़ी शॉक्ड थी। दिव्यांश सोना के पास आया और अगले ही पल उसने सोना पर पूरी तरह से अपनी बाहें लपेट दी। सोना की आंखें बड़ी हो गई। उसकी धड़कनों ने एक बार फिर से तेज होना शुरू कर दिया था। वही दिव्यांश के हाथ पूरी तरह से उसकी पीठ पर कसे हुए थे। सोना ने मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहा, क्या हुआ दिव्यांश तुम्हें से? उसकी बात पूरी होती उससे पहले दिव्यांश उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच सोना। आपने मेरी डॉल को ठीक कर दिया। आपने मेरी रेड को बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी रेड को पहले जैसे कभी देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने उसे सच में पूरी तरह से ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। आप किसी मैजिशियन से कम नहीं हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। उसकी बात पर सोना मुस्कुराए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरे हाथ के बने हुए आलू के पराठे खा लेना, बस इतना काफ़ी है। तुम खाओगे ना? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। आपने मेरे लिए जो किया है उसके बाद तो आप मुझे जो भी खाने के लिए दोगी वो मैं चुपचाप खा लूंगा। सोना मुस्कुराते हुए ही बोली, अब तुम जाओ, जाकर कमरे में 5 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। फिर मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाऊंगी। दिव्यांश अपना चेहरा नामे हिलाकर बोला, नहीं, जरूरत नहीं है। जब मैं उठा था तो मैंने वॉशरूम की तरफ देखा था। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस मुझे टूथब्रश दे दो। ये बोलते हुए उसने अपने दांतों को दिखाया तो सोना हंसी और बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। दिव्यांश ने अपना सर हाँ में हिलाया और वापस उस कमरे में आ गया। सोना ने जल्दी से अपना हाथ वाला काम खत्म किया और फिर दिव्यांश के रूम में आई। उसने दिव्यांश को एक टूथब्रश दिया। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन मेरा ब्रश करने का मन नहीं कर रहा। सोना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घूरकर बोली, गंदी बात। ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें ब्रश मैं करवाऊंगी। ये बोलकर उसने दिव्यांश का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ आए। उसने दिव्यांश को वॉश बेसिन के सामने खड़ा किया और फिर ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर उसकी तरफ बढ़ाया। दिव्यांश ने अपना हाथ आगे नहीं किया बल्कि अपने दांतों को आगे कर दिया तो सोना मुस्कुराए और उसके दांतों पर वो ब्रश रगड़ने लगी। दिव्यांश ने अपने दांतों को पीछे किया और बड़ी मुश्किल से बोला, आप छोटी हाइट की हो, आपका हाथ मुझ तक पहुंच नहीं रहा, क्या मैं आपको बड़ा कर दूं? सोना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन तुम मुझे बड़ा कैसे करोगे? जैसे ही उसने कहा, दिव्यांश ने उसे कमर से पकड़ा और तुरंत वॉश बेसिन के साइड में बनी हुई जगह पर बिठा दिया जो पत्थर की थी और अब सोना उस पर बैठी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। वो अब दिव्यांश के बराबर की हाइट की हो चुकी थी और अब वो आराम से उसे ब्रश करवा रही थी। दिव्यांश का तो पता नहीं, लेकिन सोना का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से खिला हुआ था, जैसे ये उसकी लाइफ का सबसे एंजॉयबल मोमेंट हो जो उसे अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। उसने दिव्यांश के दांतों से ब्रश हटाया और बोली, चलो अब जल्दी से अपना मुंह साफ करो। दिव्यांश ने किसी बच्चे की तरह अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपना मुंह साफ करने लगा। सोना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो उसे देखते हुए ही बोली, अब जल्दी से तुम मुझे नीचे उतारो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दे सकूं, तुम्हें शॉवर भी तो लेना होगा ना। दिव्यांश ने अब उसे कंधों के नीचे की तरफ से पकड़ा और फिर नीचे जमीन पर अच्छे से खड़ा कर दिया। सोना बाहर की तरफ आए। उसे लगा दिव्यांश भी बाहर की तरफ आएगा, लेकिन दिव्यांश वॉशरूम के अंदर ही रहा और शॉवर भी लेने लगा। उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। सोना अब जल्दी से अपने डैड के रूम में आई। उसके डैड का साइज दिव्यांश को काफ़ी ज़्यादा लूज आने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो अभी कॉल करके दिव्यांश के साइज के कपड़े मंगवा लेगी, पर फिलहाल तो उसके पास सिर्फ उसके डैड के कपड़ों का ही ऑप्शन था। जैसे ही वो उनके रूम में और उनके कपड़े निकालने लगी, मिस्टर मित्तल उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने पहली बार अपनी बेटी को पूरी रात किसी के लिए जागते हुए देखा। क्या बात दिव्यांश, कुछ ज़्यादा ही खास है क्या?
क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी बेटी मेरी कोई चीज़ किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, लेकिन यहाँ तो वो मेरे कपड़े दिव्यांश को दे रही है। उनकी बात सुनकर सोना के हाथ रुक गए थे। उसने पलटकर अपने डैड की तरफ देखा और बोली, झूठ नहीं बोलूंगी डैड आपसे, दिव्यांश सच में बहुत खास है मेरे लिए। पता नहीं क्यों लेकिन एक अलग ही कनेक्शन सा फील होता है उससे। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। उसकी बात पर मिस्टर मित्तल अपनी जगह से उठकर उसके पास आए और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर बोले, बिल्कुल भी नहीं। जाओ मेरे कपड़े ले जाकर दिव्यांश को दे दो और मुझे उसका साइज भी बता दो ताकि मैं उसके कपड़े मंगवा सकूं। सोना ने दिव्यांश का साइज बताया और फिर अपने डैड के कुछ कपड़े लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर मित्तल की आंखों में आंसू थे। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम जैसी हालत में हो उसके बाद मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ बुरा नहीं बहुत बुरा लग रहा है। एक तरफ दिव्यांश है जो शायद अपने इश्क से हार गया और एक तरफ तुम हो जो अपनी जिंदगी। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गए थे और उनकी आंखों से आंसू बाहर की तरफ बह गए थे। वही सोना अब दिव्यांश के पास आए। उसने कपड़े वही टेबल पर रखे और रूम से बाहर जाने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और दिव्यांश बाहर की तरफ आया। इस वक्त उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था। उसकी नज़रें भी सोना पर थी और सोना भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी हार्ट बीट एक बार फिर से फास्ट हो गई थी। उसने हल्का सा अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया था। दिव्यांश तुरंत बोला, वो मैं अपने कपड़े तो वॉशरूम में लेकर ही नहीं गया। सोना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके दिव्यांश, आप एक काम कीजिए, ये कपड़े पहन लीजिए, बाकी के कपड़े मैं आपको बस थोड़ी देर में देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई। दिव्यांश ने अपना सर हाँ में हिलाया और टेबल पर रखे हुए कपड़ों की तरफ देखने लगा। सोना जो दरवाजे पर आकर रुक गई थी, उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वापस पलटकर दिव्यांश की तरफ देखा। उसकी सांसें इस वक्त बेहद गहरी चल रही थी। पहली बार उसे किसी के लिए कुछ फील हो रहा था। कुछ पल वो यूं ही दिव्यांश की तरफ देखती रही और फिर जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ चेरी अपने फ्लैट पर थी और एक बार फिर से वो उस खिड़की के पास आकर बैठ गई थी। कुछ देर पहले ही उसने चाय पी थी और सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच उसका ऑलमोस्ट एक ही होता था। कभी कभी तो वो भी नहीं। एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। कल शाम से लेकर अब तक उसने अपने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया था। वो यूं ही खिड़की के पास पड़ा था और अब उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां व्योम का कॉल आ रहा था। उसका हाथ कांपने लगा था और उसकी धड़कन फास्ट होने लगी थी। वो अपना हाथ अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी व्योम से बात करने की और अब दोबारा उसका फ़ोन बजा ही नहीं। कुछ देर वो यूं ही अपने फ़ोन की तरफ देखती रही और फिर अपनी जगह से उठकर वापस बेड पर आकर लेट गई। तकरीबन 3 घंटे यूं ही बीत गए और अब किसी ने डोरबेल बजाई। चेरी जो बिस्तर पर बैठी थी वो एकदम से कांप गई। वो दरवाज़ा खोलने जाती उससे पहले ही उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो तुरंत बाहर की तरफ निकली। अपने सामने व्योम को खड़े देख उसके हाथ पैर फूलने लगे। व्योम का चेहरा पहले से थोड़ा कमज़ोर लग रहा था लेकिन चेहरे पर वो तेज अभी भी था। अपने सामने व्योम को खड़े देख चेरी हाथ पैर फूलने लगे। व्योम का चेहरा पहले से थोड़ा कमज़ोर लग रहा था लेकिन चेहरे पर वो तेज अभी भी था। व्योम को देखते ही चेरी की आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी अपने कदम आगे बढ़ाने की। वो व्योम के सीने से लगकर रोना चाहती थी। व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास नहीं आओगी क्या चेरी? चेरी ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तेज कदमों से उसकी तरफ भागी। वो व्योम के सीने से लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। व्योम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, काम डाउन चेरी, रोना बंद करो। चेरी ने अपना चेहरा उसके सीने से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कैसे हैं डैड? और स्ट्रॉबेरी, वो कैसी है? मैं आप लोगों को देखने के लिए तरस गई थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी आप लोगों के पास आने की। कल जब उस आदमी ने कहा कि आप मुझे वापस मुंबई बुला रहे हैं तो मेरे अंदर सच में हिम्मत नहीं थी डैड। मैं नहीं कर सकती थी आपका सामना, स्ट्रॉबेरी का सामना। और ये बोलते बोलते वो रुक गई। व्योम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, सुना है काफ़ी दिनों से बहुत कम खाना खा रही हो। चेरी ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ लेकर आया। चेरी जल्दी से बोली, आप बैठिए डैड, मैं आपके लिए पानी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम ने उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ा और उसे मना कर दिया। उसने आराम से चेरी को सोफे पर बिठाया लेकिन चेरी को इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वो व्योम की तरफ देखते हुए बोली, स्ट्रॉबेरी कैसी है? और ध्रुवांश वो कैसा है? और रावी कैसी है डैड? व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिव्यांश के बारे में नहीं पूछोगी क्या? चेरी का दिल धक सा रह गया।
पूछना तो वो सबसे ज्यादा दिव्यांश के बारे में चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, आप पानी नहीं पिएंगे लेकिन ब्लैक कॉफ़ी तो पिएंगे ना? मैं अभी 2 मिनट में आपकी ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन व्योम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिव्यांश के बारे में जानना नहीं चाहोगी क्या? चेरी ने अपना दूसरा हाथ अपने घुटने पर रखा हुआ था। वो अपनी उंगलियों को अपने कपड़ों में उलझाए जा रही थी। उसकी मुट्ठियां पूरी तरह से कसी हुई थी। व्योम एक बार फिर से बोला, नहीं जानना चाहती क्या तुम दिव्यांश के बारे में? चेरी रोते हुए बोली, जानना तो चाहती हूँ डैड, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। उसे कितनी उम्मीद होगी कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था डैड कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने एक बार फिर से उसका दिल तोड़ दिया। मैं सच में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता अब दिव्यांश की लाइफ में आने का, न ही उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, इसलिए मैं अब उससे दूर ही रहूंगी डैड। आप मुझसे उसके बारे में बात भी मत कीजिए, वरना मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना डैड। पहले ही 1 महीने से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगा। छोटी छोटी बातों पर उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब तो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, पता नहीं उसे मुझ पर कितना गुस्सा आया होगा। उसे तो मुझसे नफरत हो गई होगी ना डैड? व्योम फीका सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। व्योम एक बार फिर से बोला, अगर वो मेरे सामने होता, अगर मैं उससे बात कर सकता, उससे पूछ सकता कि वो कैसा फील कर रहा है, तो शायद मुझे पता होता, लेकिन जब वो मेरे सामने ही नहीं है, मेरे आसपास नहीं है, मुझे पता ही नहीं वो आखिर है कहाँ पर, तो मैं कैसे उसके दिल की बात पता लगाऊं? कैसे पता करूं कि आखिर उसके दिल में तुम्हारे लिए है क्या? पहले की तरह प्यार या फिर नफरत? उसकी बातों पर चेरी दंग रह गई। वो सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? दिव्यांश तो आपके साथ ही होगा ना? वो रावत मेंशन में ही होगा, तो आप उससे बात क्यों नहीं कर सकते? व्योम की आंखें गहरी लाल हो गई। चेरी का दिल बैठने लगा था। वो पहली बार व्योम की आंखों को इतना ज्यादा लाल देख रही थी, और फिर उसकी आंखों में नमी भरी और एक आंख से आंसू की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी, जो हाथ व्योम के ही हाथ में था। चेरी की धड़कन जैसे एक पल के रुक गई। उसने व्योम की गाल पर अपना हाथ रख दिया और बोली, डैड दिव्यांश कहाँ है? वो ठीक तो है ना? व्योम ने कुछ नहीं कहा। चेरी अब और भी ज्यादा बेचैन हो गई। अपने दोनों हाथों से उसने व्योम का चेहरा थामते हुए ऊपर की तरफ उठाया और बोली, प्लीज कुछ बोलिए ना डैड, मेरा दिल बैठ रहा है। बस इतना बता दीजिए कि दिव्यांश ठीक है ना? व्योम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा अभी भी कुछ नहीं। तकरीबन 4 घंटे बाद रावत मैंशन के पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से व्योम बाहर निकला। चेरी अंदर बैठी थी और हिम्मत जुटा रही थी कि वो कैसे धरा के सामने जाएगी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर की तरफ आए और अपनी आंखों से रावत मैंशन को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों से भरा वो घर एकदम वीरान हो गया हो। व्योम ने उसकी तरफ देखा। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। व्योम भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने कदम रोक लिए। शायद इस वक्त चेरी का अकेले धरा के सामने जाना ही सही था। वहीं दूसरी तरफ धरा सोफे पर बैठी थी। उसके सामने ही मिश्री थी। मिश्री ने अभी अभी उसे उसकी दवाई दी थी। वो अब उसके साथ सोफे पर बैठी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसा कब तक चलेगा स्ट्रॉबेरी? आप कब तक अपना खाना यूं ही मिस करती रहेगी? आपको पता भी है आपकी तबीयत कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। आप दिन में एक बार भी ढंग से खाना नहीं खाती हो। ये बोलते हुए वो बोली जा रही थी, लेकिन धरा का ध्यान जैसे उसकी बातों पर था ही नहीं। मिश्री अब उसके चेहरे को हल्का सा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप तो ना मुझे जवाब दे रही है और ना ही मेरी बात सुन रही है। धरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें घर के लिए लेट हो रहा होगा ना? तुम्हें घर जाना होगा, तुम एक काम करो, तुम जाओ। मिश्री उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं आपको खाना नहीं खिला देती और आप भी अपना खाना अच्छे से फिनिश नहीं कर देती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। धरा तुरंत बोली, तो फिर यही रह जाओ। कम से कम तुम्हारे यहाँ रहने से ऐसा तो लगेगा जैसे मैं घर में रह रही हूँ, वरना ऐसा लगता है जैसे 4 दीवारें हैं, जहाँ ईंट पत्थर के अलावा और कुछ नहीं। उसकी बात पर मिश्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। वो धरा की कोई भी बात मानने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी ये बात मानना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती थी। वो धीमी आवाज में बोली,
मैं यहाँ पर रह जाती स्ट्रॉबेरी, लेकिन बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे उनके पास जाना होगा, लेकिन मैं आपको खाना खिलाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज़ आप अपना खाना खा लीजिए ना, आप चलिए मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर। ये बोलते हुए उसने धरा का हाथ पकड़ा। तभी अचानक से धरा को बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसका हाथ सोफे पर कस गया और फिर उसके कानों में चेरी की आवाज़ गूंजी, तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो मिश्री, स्ट्रॉबेरी को मैं खाना खिला दूंगी। वो आवाज़ सुनकर धरा की आंखों से आंसू बह गए। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां से चेरी उसकी तरफ ही आ रही थी। धरा अपनी जगह से खड़ी हो गई और अब चेरी भी उसके सामने आकर खड़ी हुई। वो धरा की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी स्ट्रॉबेरी। जैसे ही उसने कहा, धरा का चेहरा बुरी तरह से कांपने लगा और फिर अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ धरा ने उसके गाल पर जड़ दिया। चेरी सीधा जमीन पर जाकर गिरी। मिश्री ने तुरंत धरा को संभाला क्योंकि उसे थप्पड़ मारने के बाद धरा खुद भी लड़खड़ा गई थी और नीचे सोफे पर गिर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किसे संभाले, चेरी को जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी या फिर धरा को जिसे उसने अपनी बाहों में कस रखा था जो बुरी तरह से हाफ रही थी।